याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के नेतृत्व में एक इस्लामिक नाटो की गठन की बात की जा रही है। मगर अब इस इस्लामिक नाटो की जरूरत और ज्यादा अहम हो रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका बार बार ईरान पर हमले की बात कर रहा है। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ हमले की जुबान, दूसरी तरफ इस्राइल जो अब भी गजा में अपने जुल्म को खत्म नहीं कर रहा है। वेस्ट बैंक में किस तरह से जो इस्राएली सेटलर्स हैं वहां के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। इसलिए एक बार फिर बीबीसी की एक खबर आई है जिसमें नींव रखी जा रही है इस्लामिक नाटो की। आज इस मंच पर मैं आपको समझाने वाला हूं कि इस इस्लामिक नाटो को लेकर चुनौतियां क्या हैं, मकसद क्या हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, सरल शब्दों में यह खबर क्या कहती है बीबीसी की आपके स्क्रीन पर। मुस्लिम देशों के गठबंधन का विचार सितंबर 2024 में तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन ने दिया था। उस समय उन्होंने मुस्लिम देशों को इस्राएल की तरफ से पैदा हो रहे बढ़ते विस्तारवादी खतरे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान दिया था। सितंबर 2025 में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी इस्लामिक नाटो स्थापित करने की बात की। बीते साल 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इस्लामिक नाटो बनाने के विचार ने जोर पकड़ा। रेसिप तैयप एर्दोआन की हालिया सऊदी अरब और मिस्र की यात्राओं के मद्देनजर अरब मीडिया में एक बार फिर से इस्लामिक नाटो के प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि इनमें से कई देश अमेरिका के बेहद करीबी हैं। इनमें से कई ऐसे देश हैं जो इस्राएल को लेकर अपनी जुबान नहीं खोलते। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके गठबंधन में ऐसे लोग होंगे जिनमें कुछ दोगले होंगे, जिनमें दोगलापन होगा अमेरिका को और इस्राएल को लेकर, तो स्वाभाविक सी बात है इस गठबंधन का कोई फायदा नहीं है। मगर कोशिश जरूर की जा रही है। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, इस्लामिक नाटो को लेकर अलग अलग न्यूज एजेंसीज क्या कह रही हैं, क्योंकि यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि यह बात हवा हवाई नहीं है। इस्लामिक नाटो की बात जो है वो हवा हवाई नहीं है, उसके पीछे जमीन है और इसकी चर्चा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में, न्यूज एजेंसीज में की जा रही है। कैसे? अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लंदन के अखबार राय अल यूम ने 5 फरवरी को रिपोर्ट किया था कि एर्दोआन ने, यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति की रियाद और काहिरा की यात्राएं एक ऐसे राजनीतिक और सैन्य इस्लामी गठबंधन की योजना से जुड़ी हो सकती हैं जिसमें शुरुआत में 3 देश होंगे। आगे चल के इसमें परमाणु ताकत पाकिस्तान और बड़ी मुस्लिम आबादी वाली इंडोनेशिया भी शामिल हो सकती है। यानी कि फिलहाल पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। यह अपने आप में बहुत अहम है दोस्तों। फिलहाल इसमें पाकिस्तान नहीं है और फिलहाल अरब देशों का गठजोड़ और मध्य पूर्व में जो देश बसे हुए हैं उनका गठजोड़ इसमें शामिल हो सकता है। आगे गौर फरमाएं। तुर्की प्रेस वेबसाइट ने भी लिखा है कि राजनीतिक रिश्तों में पहले कभी ना देखी गई तेजी और सोच में बढ़ती समानता के बीच मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की को साथ लेकर एक क्षेत्रीय गठबंधन बनता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एर्दोआन यानी तुर्की के राष्ट्रपति की ये यात्राएं किसी पक्के गठबंधन का संकेत नहीं है, बल्कि ये दिखाती हैं कि क्षेत्र एक नए दौर में प्रवेश करने वाला है। क्या हो सकता है नया दौर? क्या इस नए दौर में अमेरिका को लाल आंख दिखाई जा सकती है? और इसका सबूत हमें मिल गया था, क्योंकि इस बार ट्रंप ईरान पर हमला क्यों नहीं कर पाए? क्यों ट्रंप ओमान और आज स्विट्जरलैंड में ईरान से बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि कतर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई सभी ने कह दिया था कि हम अपने सैनिक बेसिस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान पर हमले को लेकर। यह बदल रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। आगे न्यूज एजेंसी अरबिक डिफेंस ने कहा है कि मिस्र, सऊदी, तुर्की के बीच बढ़ती नजदीकी एक नए राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा कर रही है, जहां मतभेद कम करके साझा हितों को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अभी यह एक बड़े रणनीतिक गठबंधन के स्तर तक नहीं पहुंचा है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर मोहम्मद महारन ने मिस्र की निजी वेबसाइट यूम से कहा
कि मिस्र तुर्की धुरी यानी ये जो एक्सिस है क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक बड़े अरब इस्लामी गठबंधन की नींव रख सकता है। जैसे मैंने बताया अभी 1 महीने पहले की बात है, कतर ने कई अमेरिकी सैनिकों को अपने सैनिक बेस खाली करने का हुक्म सुना दिया था। यह अपने आप में अप्रत्याशित था। यह स्पष्ट कर रहा है कि अब यह देश आंखें मूंद कर अमेरिका और इस्राएल की ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, क्या हुआ था, हमास पर हमला करने के लिए इस्राएल ने कतर के एक ठिकाने पर हमला कर दिया था, जिसमें नॉन हमस कई लोग घायल हो गए थे। और यह अपने आप में एक बड़ी खबर बन गई थी। एक लंबे अरसे से इसकी जमीन तैयार की जा रही है, और अगर इसमें कतर भी शामिल हो जाता है, क्योंकि अभी कतर का नाम नहीं लिया जा रहा है, अगर इसमें कतर भी शामिल हो जाता है तो यह अपने आप में एक बहुत ही मजबूत गठबंधन की नींव रखेगा। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, इसका मकसद क्या है? तो मैं यहां पर आपके सामने 2 चीजों का जिक्र करना चाहूंगा, अमेरिका की दबंगई और इस्राएल का विस्तारवादी खतरा। यह है बुनियाद इस इस्लामिक नाटो की। अब मैं आपको समझाने वाला हूं विस्तार से कि इसका मकसद दरअसल है क्या। गौर फरमाया जाए। मिस्र की प्राइवेट वेबसाइट अल अरूबा अल यूम ने लिखा है कि अरब और मुस्लिम देशों के सामने जो चैलेंजेस, मुश्किलें और साजिशें, उन्हें देखते हुए यह बहुत जरूरी हो गया है कि सऊदी अरब, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की और कतर मिलकर एक स्ट्रैटेजिक यानी सामरिक गठबंधन बनाएं। मकसद यह है कि रीजन में, क्षेत्र में बैलेंस वापस आए और सुरक्षा बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे। मिस्र के पूर्व राजनयिक अली अल अशमावी ने कतर के टेलीविजन चैनल अल जजीरा मुबाशर से कहा, अगर यह गठबंधन बनता है तो यह क्षेत्र के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट यानी निर्णायक मोड़ होगा। उनका कहना है कि इससे उन डोमिनेंस प्रोजेक्ट्स का मुकाबला किया जा सकेगा जिनका मकसद इलाके को बांटना और अपना वर्चस्व बढ़ाना है। और जाहिर सी बात है, यहां पर इशारा जो है वो अमेरिका और इस्राएल की तरफ है। मगर यह सब तभी संभव होगा जब अरब देश थोड़ा साहस दिखाएं, थोड़ा हिम्मत दिखाएं, थोड़ा शौर्य दिखाएं। क्योंकि हमने देखा था जब गजा में इस्राएल ने 70,000 लोगों को मार दिया था तो इनमें से अधिकतर अरब देश खामोश रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने और उन्होंने कहा कि हम सबको साफ कर देंगे और दोबारा वहां का पुनर्निर्माण करेंगे, एक निहायत ही संवेदनहीन बयान, तब अधिकतर अरब देश खामोश रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। मगर अब बदल रहा है। अब पाप का घड़ा भर गया है और स्वाभाविक सी बात है, प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी हो जाता है। तुर्की के एनालिस्ट अल बकर ने भी कहा है कि अगर ऐसा इस्लामिक अलायंस बनता है तो उसे इस्राएल की जो मैसिव मिलिट्री पावर है उसका मुकाबला करने के लिए काफी बड़ी और संजीदा कोशिशें करनी होंगी। जी हां दोस्तों, यह मत भूलिए, इस्राएल के पास न सिर्फ सैन्य ताकत है, एक डोम है, बल्कि इस्राएल एक अघोषित परमाणु शक्ति भी है। बताया जाता है कि इस्राएल के पास कम से कम 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो इस्लामिक नेटो की चुनौती बहुत कठिन होने वाली है। आगे राय अल्यूम के अब्दिल बारी अतवान ने कहा कि इस गठबंधन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिशें जो हो रही हैं और उसकी न्यूक्लियर क्षमता खत्म करने के इरादे से अमेरिका और इस्राएल जो हमले की संभावना बना रहे हैं उसका मुकाबला करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस्राएल और ग्रीस और साइप्रस के साथ जो ट्राइलैटरल अलायंस है उसे तुर्की को काउंटर मूव लाने के लिए आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, इस्राएल का 2 देशों के साथ एक त्रिकोणीय गठबंधन है, ग्रीस और साइप्रस, और उसका मुकाबला करने के लिए तुर्की सामने आ रहा है। यह अपने आप में खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। लंदन के अखबार अल कुद्स अल अरबी के लुत्फी अल उबैदी ने इस संभावित इस्लामिक नेटो को ऐसा गठबंधन बताया जिसका मकसद देशों पर एक के बाद एक होने वाले हमलों को रोकना है। कई और मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह बात कही गई है, और जो कुछ अभी हो रहा है वो धीरे धीरे एक गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है, जिसे भले ही नेटो ना कहा जाए लेकिन वो उसी तरह डेटरेंस यानी मुकाबला करने वाला है। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, इस गठबंधन के सामने, इस इस्लामिक नेटो के सामने कई चुनौतियां हैं, और न सिर्फ चुनौतियां हैं बल्कि जबरदस्त
अंतर्विरोध है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मतभेद हैं, और ये इस गठबंधन में साफ तौर पर दिखाई देता है। तो चुनौतियां क्या हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर मैं बता रहा हूं। लंदन से छपने वाले अखबार राय अल यूम के मुताबिक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अरब और मुस्लिम देशों के बीच जो भी साझा रक्षा समझौते हुए वो जमीन पर ठीक से लागू नहीं हो सके। ज्यादातर समझौते सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे। यहां तक कि जिन मुल्कों ने इन पर दस्तखत किए वो कभी कभी आपस में फौजी टकराव में भी उलझ गए। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले पूरा एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है अरब देशों के बीच में संघर्ष, और जो सैन्य समझौते भी हुए वो जमीन पर लागू नहीं हुए। अब जो समझौते जमीन पर लागू नहीं हुए, आप मुझे खुद बताइए दोस्तों, क्या इस्लामिक नेटो का ऐसे में कोई फायदा हो सकता है? चुनौती नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। विशेषज्ञों का कहना है कि तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के बीच अभी जो नजदीकी दिख रही है वो अभी किसी पक्के या मजबूत रणनीतिक गठबंधन की शक्ल नहीं ले पाई। वजह यह है कि कई अहम मुद्दों पर, खासकर इलाके में सियासी बदलावों को लेकर तीनों देशों के बीच मतभेद अभी भी बने हुए हैं। हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी पश्चिमी देशों और अमेरिका के बीच में जो नेटो है, इनमें अधिकतर मुद्दों के बीच में मतभेद नहीं है। मगर फिर क्या होता है? ट्रंप का प्रवेश होता है। ट्रंप के प्रवेश होने के बाद अमेरिका और जो बाकी नेटो के देश हैं उसमें साफ तौर पर एक खाई दिखाई देती है। यानी कि यूरोप का जो नेटो है वो हर गुजरते दिन के साथ बिखर रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि जो तमाम मित्र देश हैं, गठबंधन में जो संभावित देश हैं, उनमें जो मतभेद हैं, उनके चलते क्या ऐसा गठबंधन संभव है? आगे, मिस्र के पूर्व राजनयिक अली अल अशमावी ने अल जजीरा से कहा कि इस्राइल और अमेरिका जैसी ताकतों की चुनौतियों के सामने यह गठबंधन आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुर्की के एक और एनालिस्ट अली बकर ने भी आगाह किया कि इस्राइल इस गठबंधन को हकीकत बनने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका में उससे जुड़ी लॉबी समूह पहले से ही इसे रोकने में लगे हुए हैं। अरब यूरेशियन स्टडीज सेंटर के शोधकर्ता घादी कनील का कहना है, अगर कोई व्यवस्था बनती भी है तो वो एक लचीला और ढीला ढाला तालमेल हो सकता है। उनके मुताबिक इस गुट के किसी बड़े और औपचारिक गठबंधन में बदलने की संभावना अभी कम नजर आती है। ये जो अभी अभी मैंने आपके सामने 3 एनालिस्ट पेश किए, ये सभी मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, सभी मिडिल ईस्ट में दखल रखते हैं। वो बार बार इन अंतर विरोधों की बात करते हैं, इन कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करते हैं, और जाहिर सी बात है ये कॉन्ट्रडिक्शंस ऐसे हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसे हम खारिज नहीं कर सकते। इसलिए इस्लामिक नेटो की बात तो की जा रही है, एक बड़ी योजना है, मगर जमीन में इस वक्त कई चुनौतियां हैं। मगर सबसे बड़ी चुनौती जो इन तमाम देशों के लिए है वो है अमेरिका की सोच, या यह कहा जाए ट्रंप की सोच, और नेतन्याहू की दबंगई जो कई बार गुंडागर्दी में तब्दील हो जाती है। क्या वो लोग इससे पार पा पाएंगे? यह देखने लायक बात होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।